हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है इसमें हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 समकालीन दक्षिण एशिया, जिसे हम शार्क के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है बेसिकली एग्जाम की नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता ही आता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जहाँ भी होता है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, सबका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमारे लिए पहला टॉपिक आता है पाकिस्तान और लोकतंत्र। देखिए, पाकिस्तान जो है बेसिकली कहने के लिए तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, भारत का पड़ोसी देश है। बट अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा अस्थायी मानी जाती है। देखिए, अस्थायी क्यों कही जा रही है? क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस वगैरह के दम पर सरकार नहीं चलती। और यहीं से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका उठता है कि पाकिस्तान की राजनीति के या लोकतंत्र के अस्थायी होने के क्या कारण है। सबसे पहली चीज रहती है कि राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप होता रहता है। सैन्य हस्तक्षेप का मतलब क्या है? मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। देखिए, कुछ नाम आपको बताते हैं, जैसे अयूब खान हो गए, उसके अलावा जनरल याहिया खान हो गए। ये वो लोग हैं जो बेसिकली कहने के लिए तो आर्मी चीफ हुआ करते थे पाकिस्तान के, बट इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कब्जा भी करके दिखाया। उसके साथ साथ निम्न साक्षरता, कि वहां पर पढ़े लिखों की संख्या जो क्या है वो बहुत ज्यादा कम है। आतंकवाद, आतंकवाद क्या है कि एक ऐसा फैक्टर है जो वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देता। उसके अलावा धर्म गुरुओं का दबदबा। देखिए, पाकिस्तान में जो धर्म गुरु हैं, मौलवी वगैरह, काजी वगैरह, ये सब वहाँ के यूथ को क्या है गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। जो क्लरिकल क्लाउड है, ये सबसे बेकार चीज है पाकिस्तान की। ये लोग युवाओं को पॉलिटिक्स में अच्छी चीजों की तरफ नहीं बढ़ने देते। वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उनको गलत चीजों को मोटिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, सारी चीजों को प्रमोट करते हैं, ये चीजें होती हैं। और उसके अलावा बाहरी हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पर देखिए दो देश हैं, एक तो हो गया चीन और दूसरी तरफ हो गया यूएसए। ये दो ऐसे देश हैं जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो ये दोनों देश पाकिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो श्रीलंका आता है। ठीक है, श्रीलंका जो है बेसिकली यहाँ पर जातीय संघर्ष के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो यहाँ का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो चीज, और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली दो कम्युनिटीज के बीच में है, सिंगली समुदाय और भारतीय तमिल। यहाँ पर जो सिंगली कम्युनिटी है और इंडियन तमिल्स है, इन दोनों के बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट है, और ये श्रीलंका की आज़ादी यानी 1948 के बाद से ही चला आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में, और उसके बाद से श्रीलंका का जातीय संघर्ष जो है सिंगली कम्युनिटी और इंडियन तमिल्स के बीच में चल रहा है। देखिए, सिंगली जो है वो श्रीलंका के नेटिव है। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, कि श्रीलंका में इन्हीं लोगों का स्टार्टिंग से रहा है सब कुछ। और भारतीय तमिल वो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत से वहां लेकर गए, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां बिगड़ गई, भारत आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, और ये वहीं पर फंसे रह गए। ठीक है, श्रीलंका की राजनीति में सिंगली समुदाय का पूरा दबदबा है। जो डोमिनेशन है वो बेसिकली सिंगली समुदाय का है। और ये सिंगली समुदाय जो है पूरी तरह से भारतीय तमिलों का कट्टर विरोधी है। क्यों कट्टर विरोधी? इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि भारतीय तमिल बाहर से जाकर श्रीलंका में बस गए और श्रीलंका के संसाधनों का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन भारतीय तमिल जो है वहां पर जैसे भी हैं फंस गए या जैसे भी हैं, अब उनको वहां पर रहना ही है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी संख्या कम है, तो इसलिए जैसे भारत में कम लोगों को या अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटी को आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया है, इसी तरह तुम भी हमें आरक्षण या रिजर्वेशन दे दो। बहुत इज्जत से रिस्पेक्टफुली इन्होंने मांग करी, बट इनको आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद आप देखोगे तो इन्होंने थोड़ा सा हिंसात्मक रूप अपनाया। हिंसात्मक रूप कैसे? 1976 में इन्होंने ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है? लिट्टे। लिट्टे का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। कुछ इस टाइप का सिंबल है, आप देखेंगे। और इन्होंने क्या है, एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद या जो तमिल नेशनलिज्म है पूरी तरह से अग्रेसिव रूप में अपनाया, कि भाई हमने बातचीत करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला, और अब हम क्या है मारपीट के दम पर अपना सब कुछ हासिल कर लेंगे। अब लिट्टे जो है, जो भारतीय तमिलों का ग्रुप है, इन्होंने श्रीलंका में ही तमिलों के लिए एक सेपरेट नेशन की मांग कर दी, अलग देश की मांग करी। और ये होगा कहाँ पर? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो बेसिकली भारत की तरफ से थोड़ा सा पास पड़ता है। अब ऐसी स्थिति बिगड़ती जा रही है, और वहां पर कुछ लोग हैं जो लिट्टे को सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन तमिल में से, और कुछ इंडियन तमिल ऐसे हैं जो लिट्टे के सपोर्ट में नहीं थे।
बट जो लोग सपोर्ट में नहीं थे उनके ऊपर भी जो सिंगली समुदाय है वो बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग गया। तो जो भारत में तमिल रह रहे थे इन्होंने भारत सरकार से कहा कि भाई आप लोग उनकी मदद करो। और जब ये पूरा इंसिडेंट चल रहा है, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है राजीव गांधी। ये चीज याद रखिएगा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि जब श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाब रहता है राजीव गांधी। और इसके अलावा राजीव गांधी जो करते हैं कि 1987 में एक शांति सेना के भेजते हैं कि जाओ उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट हासिल करके आओ। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मिटाने की जगह क्या हो जाता है कि जब शांति सेना बात करने जाती है लिट्टे से तो इनको लगता है सिंगले की साइड से आए हैं, जब सिंगले के पास जाते हैं तो इनको लगता है लिट्टे की साइड से आए हैं, तो ये किसी से भी बात ठीक से नहीं कर पाते। और 1989 में पूरी तरह से फेल होकर ये लोग वापस भारत आ जाते हैं। अब देखिए जब स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने लग गई तो ये कलेश ऐसे ही चलता रहा। अब इसी की वजह से आप देखिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे, लिट्टे की एक महिला मेंबर के द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। और लिट्टे जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। बट इन दी एंड लिट्टे को भी 2009 में स्वीडन और नॉर्वे और आइसलैंड इनकी मध्यस्थता के द्वारा इसको खत्म किया गया और पूरी तरह से जो जातीय संघर्ष चल रहा था इसको भी खत्म किया गया। तो ये चीज याद रखिएगा, श्रीलंका का जातीय संघर्ष दो कम्युनिटीज के बीच में है, एक सिंगली और एक भारतीय तमिल। सिंगली समुदाय वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं, भारतीय तमिलों ने आरक्षण की मांग करी बातचीत के माध्यम से, बट कोई हल नहीं निकला। तो इन्होंने थोड़ा सा अग्रेसिव रूप अपनाया और क्या बना लिया, लिट्टे। लिट्टे का मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल कब बना, 1976 में बना। खत्म कब हुआ, 2009 में। और इस लिट्टे ने क्या डिमांड रखी थी, एक अलग देश की मांग रखी, वो भी कौन से हिस्से पर, उत्तर पूर्वी हिस्से पर। भारत सरकार ने हस्तक्षेप करा, इंटरफेरेंस किया और शांति सेना भेजी। उस समय इंडियन पीएम कौन है, राजीव गांधी। और ये शांति सेना फेल होकर वापस आ गए। उसके अलावा हम अपने दूसरे पड़ोसी देश की बात करें, नेपाल। देखिए नेपाल जो है हमारे लिए लोकतंत्र की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र भी अस्थायी है। इनफैक्ट यहाँ की जो व्यवस्था है वो अलग ही चलती है। नेपाल ने आज तक अपना संविधान भी 5 बार बदल दिया, इसको अपनी व्यवस्था ही समझ में नहीं आती। देखिए नेपाल जो है ये बहुत लंबे समय से राजतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, 1990 में यहाँ पर लोकतंत्र की मांगे उठनी शुरू हुई। अब लोकतंत्र की मांगे उठनी शुरू हुई तो 1996 तक यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ राजा की सेना है, एक तरफ लोकतंत्र समर्थक है और तीसरी तरफ है माओवादी। ये तीनों ही क्या है, अपने अपने विचार पूरे देश के ऊपर स्थापित करना चाहते थे। जैसे तीन ग्रुप कौन से, किंग्स आर्मी, प्रो डेमोक्रेसी एंड माओजिस्ट। अब इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। और यहाँ पर क्या करता है कि देखिए 1996 में जब ये स्ट्रगल चल रहा था तो राजा कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, चलो लोकतंत्र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2002 तक इनका स्ट्रगल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राजा ज्ञानेंद्र जो था वो खुद इनसे परेशान हो गया और वो संसद वगैरह लोकतंत्र वगैरह सब खत्म कर देता है कि नहीं, अब हमें नहीं चाहिए सब लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसी घटना के बाद 2002 के बाद से पूरे देश में अप्रैल 2006 में अहिंसात्मक देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चलने लगे। यानी अब पूरे देश में ऐसा हो गया कि लोकतंत्र की मांग हो रही है और सब लोग जितना भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये सब शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, अहिंसात्मक रूप से कर रहे हैं। अब होता क्या है इसमें कि जो कुछ पार्टियां 1996 में जब लोकतंत्र थोड़े टाइम के लिए आया उस टाइम पर ना कुछ राजनीतिक दल बने। अब उन सब ने अपने आप को ना आपस में मिला लिया और उसका नाम क्या रखा, 7 पार्टी अलायंस। ये जो 7 पार्टियों का गठबंधन था इन्होंने लोकतंत्र को सपोर्ट करा। और अब यहाँ पर यानी अब का मतलब किससे, 2006 से, कि 2006 में इन्होंने लोकतंत्र को अपनाया और ठीक ठाक तरीके से चलने लगा। और 2008 में इन्होंने नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य अनाउंस कर दिया प्रॉपर तरीके से। और 2015 में नेपाल में नया संविधान भी लागू किया गया। जैसे आप देखेंगे 28 मई 2008 को नेपाल ने खुद को गणतंत्र घोषित करा और 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ। ये फ्लैग का ध्यान याद रखिएगा, फ्लैग की आइडेंटिफिकेशन भी एग्जाम में 1 मार्क पर पूछी जाती है। उसके अलावा आता है हमारा बांग्लादेश का निर्माण। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक मैटर से जुड़ा हुआ है। देखिए 1947 से 1971 तक, आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, 1947 से 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। अब देखिए ईस्ट पाकिस्तान है और यहाँ पर ज्यादातर लोग कौन है, बहुसंख्यक बंगाली कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है। बट इनके ऊपर ना उर्दू कल्चर यानी इस्लामिक कल्चर इम्पोज किया जा रहा था, थोपा जा रहा था।
अब यहाँ पर क्या है, दो लोग हो गए, एक जो इनके ऊपर थोप रहे हैं, दूसरे वो लोग जो बंगाली हैं इसको फॉलो करना नहीं चाहते। अब दो लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, जनसंघर्ष स्टार्ट हो गया, पीपल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। और इस स्ट्रगल में क्या देखने को मिला कि एक नया नया बंगाली समुदाय की ओर से नया नया नेता निकला, जिसका नाम क्या है, शेख मुजीबुर रहमान। देखिए शेख मुजीबुर रहमान इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। और यही व्यक्ति है जिसकी वजह से बांग्लादेश आज है। उसके अलावा 1970 में यहाँ पर इलेक्शंस करवाए गए, और यहाँ पर दो पार्टियां कौन कौन सी है, एक तो है आवामी लीग जो बंगाली कम्युनिटी की है, दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग है जो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से मुसलमानों की पार्टी है। और 1970 में जो इलेक्शन हुए चेक करने के लिए कि हाँ जी कौन फेमस है, अवामी लीग सारी सीटों पर जीत गई। और इस समय जो जनरल याहिया खान था, इसने क्या करा, पूरे पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य शासन लगा दिया। अब यहाँ पर सैन्य शासन लगते सेना ने क्या करा, बड़ी मात्रा में जो बंगाली लोग थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे भी गए, और बड़ी मात्रा में क्या है, भारत की ओर पलायन करने लगे। इंदिरा गांधी ने भी कह दिया कि हाँ, कि जो लोग भारत आना चाहते हैं बांग्लादेश से वो लोग आ जाएं। तो अब यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी का रोल थोड़ा सा जुड़ जाता है कि भारत सरकार जो किसके अंडर में थी उस समय, इंदिरा गांधी। अब इसने क्या करा, पूर्वी पाकिस्तान को वित्तीय यानी पैसे से, सैन्य यानी सैनिकों से, हर तरीके से मदद करनी स्टार्ट कर दी। और परिणाम क्या निकला कि एक भारतीय सेना जो थी उसने पाकिस्तानी सेना को बहुत बुरी तरह से हराया, सरेंडर करवाया लगभग लगभग 90,000 सैनिकों को। और यही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या बना, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में कुछ समय तक व्यवस्था खराब चलती रही, लेकिन 1990 के बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोकतंत्र स्थापित हो गया। ये चीज देखिए, ये है वो इमेज जो उस समय सरेंडर करने के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ खींची गई थी। भारत की तरफ से हैं जनरल जगजीत सिंह अरोरा, और पाकिस्तान की तरफ से कमांडर ए के नाजी, जो ये हार मानते हुए अपने कबूलनामा पे साइन कर रहे हैं। इस समय लगभग लगभग 90,000 सैनिक जो थे उन्हें सरेंडर करवाया गया। और ये पहली बार हुआ था कि इतनी बड़ी मात्रा में बड़ी किसी देश की सेना ने हथियार डाल दिए। उसके बाद आता है मालदीव। मालदीव जो है बेसिकली एक बहुत छोटा सा द्वीपीय देश कह लो, टापू देश कह लो, ये हैगा। 1968 तक ये पूरी तरह से क्या था, एक सल्तनत हुआ करता था। लेकिन 1968 में जैसे ही ये आजाद हुआ, इसने गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ा, और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज अडॉप्टेड। देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली एक सिंपल सा है कि जैसे देश का जो पूरा शासन है, जब वो प्रेसिडेंट के द्वारा संभाला जाता है तो वो अध्यक्षात्मक प्रणाली कहलाती है। एक सिंपल सी चीज जैसे है यूएसए, यूएसए में जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो वही चीज इसने अपनाई। और यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा था, बट 2005 में जाकर इन्होंने, मालदीव ने मल्टी पार्टी सिस्टम अपना लिया। देखिए अब 1968 से 2005 तक यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी थी, जिसका नाम था MDP, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट फिर भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में हम आते हैं दक्षेश की प्रासंगिकता पर। देखिए दक्षेश जो है बेसिकली भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसका एक ग्रुप है। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश पूरी तरह से शामिल है, ये इन्हीं का एक क्षेत्रीय संगठन है। अब ये क्षेत्रीय संगठन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसी को हम कह रहे हैं दक्षेश की प्रासंगिकता। अब देखिए सबसे पहली चीज, दक्षेश जो है भले ही छोटा संगठन है, लेकिन प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। एजुकेशन के लेवल पर इसने क्या कर रखा है, दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी बना रखी है। उसके साथ साथ इसने एक मुक्त व्यापार समझौता ही बनाया है, साफ्टा। साफ्टा के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसका मतलब पूरा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये क्या है, मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब कि ये लोग आपस में जितना ही व्यापार करते हैं, इसके तहत इन पे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, ना इम्पोर्ट टैक्स ना एक्सपोर्ट टैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अलग से दूसरे देश भी क्या है, रुचि दिखा रहे हैं, जैसे चीन, अमेरिका, जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े व्यापारिक देश माने जाते हैं। और ये समझौता जनवरी 2004 में बनाया गया था। दूसरी चीज कि यहाँ पर दक्षेश में भले ही सब में कलेश चलते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ाई चलती रहती है, भारत चीन में लड़ाई चलती रहती है, भारत श्रीलंका में भी कभी कोई कलेश चल जाता है, बांग्लादेश और मालदीव में चलता रहता है, ये मतलब कुछ भी लड़ाई चलती रहे, लेकिन ये लड़ाइयाँ एक तरफ रहती हैं, और दूसरी तरफ इनका जो व्यापार है वो द्विपक्षीय व्यापार हमेशा
बढ़ता रहता है। और इन लोगों ने अपने तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहयोग के लिए, यानी टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम क्या है, बीम्स्टेक। अब बीम्स्टेक से आपका एक एमसीक्यू निकल कर आता है, ये चीज याद रखिएगा। दक्षिण एशिया के द्वारा बनाया हुआ समझौता है बीम्स्टेक, बट पाकिस्तान जो है वो इस बीम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इस बीम्स्टेक का हिस्सा नहीं है, बाकी सब है। और इसमें से आपका एक एमसीक्यू याद रखिएगा, सबसे लास्ट मेंबर जो इसमें जोड़ा गया था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट मेंबर है, इसके बाद आज तक दक्षिण एशिया के ग्रुप में कोई भी ऐड नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।